Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Plan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है लाइट माइक्रोस्कोप वर्सेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और हम एंड पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के हवाले से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर पॉइंट तक सुनें क्योंकि लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होने वाला है। स्टूडेंट्स हम डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, मैंने बुक के एग्जैक्ट जो बुक में लिखा हुआ डिफरेंस वही मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप लोग इसे देख लें। सबसे पहला डिफरेंस स्टूडेंट्स यूजेस लाइट। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, ये लाइट का इस्तेमाल करके अप्रोक्सीमेटली 400 to 700 नैनोमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ना अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स हैं। अब ये वो पोर्शन है जो कि विजिबल टू ह्यूमन है, हमारी आंख इस पोर्शन को देख सकती है। इसमें ना ठीक है ये 7 कलर्स आते हैं जो कि आप लोगों को पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। जो 7 कलर्स हैं ये मिलकर एक विजिबल लाइट बनाते हैं और फिर इसको हम देख सकते हैं। तो इस लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी जो वेवलेंथ है ना स्टूडेंट्स, वेवलेंथ किसे कहते हैं? इस तरह से जो लाइट है ना वो ट्रैवल करती है। अब एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान का जो फासला होता है ना, इसे वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 400 to 700 नैनोमीटर हो सकती है। ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एज एन इल्यूमिनेटिंग सोर्स। इल्यूमिनेटिंग सोर्स का क्या मतलब है? रोशन करने वाले सोर्स के तौर पर, क्योंकि इसमें हम स्पेसिमन को इल्यूमिनेट करते हैं ना लाइट की मदद से। तो हम यहाँ पे इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, uses the electron beam approximately 1 nanometer as an illuminating source। अब इलेक्ट्रॉन बीम जो है ठीक है उसका साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है उसका साइज होता है। ठीक है, देखिए कितना स्मॉल इसका साइज है, 1 नैनोमीटर। तो इतने स्मॉल साइज जो है जब चीज किसी चीज के अंदर से पास आउट करेगी, उससे रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसके अंदर बहुत बारीक डिटेल्स को भी वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत फाइन डिटेल्स को भी हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स इसका सेकंड फर्क देखें आप लोगों ने क्या है, लोअर मैग्निफिकेशन। इसकी मैग्निफिकेशन आमतौर पर कम होती है, 500 टाइम्स और 1500 टाइम्स कम होती है किससे? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो आप लोगों ने इस डिजिट्स को इस तरह से याद रखना है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो कम होती है और 500 से 1500 गुना कम होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत। इसके बाद इसकी मैग्निफिकेशन जो है स्टूडेंट्स हायर मैग्निफिकेशन होती है। अब डायरेक्ट मैग्निफिकेशन इज 16,000 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का? और आगे वो कहता है फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन इज 10 लाख टाइम्स। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो मौजूद लेंसेज होते हैं, उन लेंसेज की मदद से इमेज को हम कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मैग्निफिकेशन। जबकि जो एंड पे हमारे पास इमेज आती है ना, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आती है, हम उसको फिर जो कंप्यूटराइज स्क्रीन में जो इमेज आती है फिर हम उसको मजीद कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन। कि एक फोटोग्राफिक स्क्रीन पर एक जो इमेज आ गई है अब आपने उसको कितना मैग्नीफाई करना है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो जो फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन है वो भी 10 लाख गुना है, 10 लाख टाइम्स हम उसको मजीद मैग्नीफाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी 16,000 टाइम्स मैग्नीफाइड जो इमेज है ना, उसको हम फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन उसकी मजीद हम 10 लाख गुना कर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोगों को इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन जो है कम होती है, आपको पता है 0.2 माइक्रोमीटर होती है। और जहन में रखने के 250 नैनोमीटर भी लिखा हुआ है एक जगह पे, तो आपने इसको भी जहन में रखना है, वो जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होती है, 0.2 नैनोमीटर होती है। अब इसमें क्या होता है लाइट माइक्रोस्कोप में, बोथ लाइव एंड डेड स्पेसिमेंस कैन बी सीन। लाइव को भी और डेड स्पेसिमेंस दोनों को हम देख सकते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ा था, हमने वहां पे कहा था कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है एडवांटेजियस है, फायदेमंद है लिविंग सेल्स को देखने के लिए। लेकिन चूंकि लिविंग सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, अगर हम लिविंग सेल्स को क्या करेंगे, स्टेनिंग करके देखें तो स्टेनिंग करके देखेंगे ना तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो स्टेन करके देखेंगे तो वो डेड स्पेसिमन होगा, अगर विदाउट स्टेनिंग देखेंगे तो वो लाइव होगा। क्लियर? तो हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लाइव और डेड स्पेसिमेंस दोनों को देख सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें ओनली डेड एंड ड्राइड स्पेसिमन। मेरी बात समझ में आ रही है? डेड और ड्राइड स्पेसिमेन। डेड क्यों स्टूडेंट्स? मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम वैक्यूम के अंदर चीजों को स्टडी करते हैं। अब वैक्यूम के अंदर अगर एक किसी भी सेल को रखेंगे उसके अंदर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बीम जो है अगर उसके अंदर कोई चीज मौजूद होगी, तो कोई वाटर वगैरह मौजूद होगा तो इलेक्ट्रॉन की बीम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ डेड और ड्राइड स्पेसिमेन को ही देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये इन दोनों के दरमियान एक फर्क है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, स्पेसिमेन प्रिपरेशन टेक्स अबाउट अ फ्यू मिनट्स और एन आवर। अब जो स्पेसिमेन जिसको हमने देखना है उसको तैयार करने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ मिनट या हद जब हम ज्यादा कुछ स्टेनिंग कर रहे हैं तो हमें 1 घंटा लग सकता है। जबकि यहाँ पर हमने जिस स्पेसिमेन को देखना है उसको कई दिन लग जाते हैं स्पेसिमेन की प्रिपरेशन के अंदर।
ठीक है, तो इसके दरमियान एक फर्क है। अब यहाँ पे देखें, इमेज इज सीन द ऑक्यूलर लेंस, ठीक है, जिसे हम आईपीएस भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप के बड़े आराम से ऑक्यूलर लेंस या आईपीएस से हम इसको देख सकते हैं। किसी भी किस्म की किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती। जहां पे जबकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज है ना, उसको इज रिसीव्ड ऑन अ जिंक सल्फेट फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन मैंने आपको बताया था ना, एक स्क्रीन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है पर्टिकुलर कोटिंग होती है। यहाँ पे किसी कोटिंग का जिंक सल्फेट की कोटिंग हुई हुई है अगर स्क्रीन के ऊपर, तो हम इसे कहेंगे जिंक सल्फेट फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो जिंक सल्फेट फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है रिसीव होती है, ठीक है, और फिर उस इमेज को हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं। जबकि यहाँ पे हमें किसी भी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ डायरेक्ट ऑक्यूलर लेंस के साथ हम इमेज को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान फर्क है। ये आप लोगों को पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप लोगों ने इसको दरमियान में लाइन लगा के अच्छी तरह से इसको क्या करना है, याद करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। हम इससे अगले लेक्चर के अंदर डायरेक्ट सेल वॉल को ही स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के मुताबिक कुछ बातें देख लेते हैं। वो कहते हैं, हमें पता है कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक। स्टूडेंट्स, हमें पता है, आप लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, ये बातें आपको पहले ही तो पता है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया के अलावा बाकी जितने भी जानदार हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है स्टूडेंट्स, वो यूकैरियोट्स हैं। तो ऑल बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, बाकी जितने भी जानदार हैं वो यूकैरियोट्स हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो यूकैरियोट्स है ना, ये आगे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी। ध्यान में रखें, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक सेल पर ही मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। जबकि जो यूकैरियोट्स है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आगे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो उसमें से वो कुछ एग्जांपल देता है। वो कहते हैं यीस्ट, यीस्ट हम कहते हैं खमीर को, और यूग्लिना का आपको पता है किस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का, जिसको हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी देखा था, वहां पे मसला कर रहा था। इस तरह का यूग्लिना का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स एनिमल्स के साथ भी मिलते हैं और प्लांट्स के साथ भी मिलते हैं। तो ये जो एग्जांपल है किसकी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की, जबकि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की क्या है स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स हैं। और हमें ये भी पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज्यादा पेचीदा होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत कम ऑर्गेनालिज मौजूद होती हैं, ठीक है, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनालिज मौजूद नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनालिज मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके बुक के अंदर वो लिखता है कि हम इससे आगे जो है हम काफी सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सेल के बाहर हम सबसे पहले मेम्ब्रेन्स को देखेंगे, उसके बाद सेल के अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनालिज को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सेल के अंदर पाए जाने वाली तमाम ऑर्गेनालिज का डिटेल से स्टडी करेंगे, डिटेल से मुताला करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लाजमी आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कर दें, ताकि आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स की तमाम क्वेरीज को जो है वो आंसर करते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।